चलिए साहब, तो हम लोग का जो पहला सवाल होगा ये 60 से 62वीं वाला का, हम लोग 66वीं कर चुके हैं, 65वीं कर चुके हैं, 64वीं कर चुके हैं, 63वीं कर चुके हैं। 4 सेट हम लोग बिहार स्पेशल का कर चुके हैं। ये हम लोगों का 5वां सेट है। तो 5वां सेट में देखिएगा कि हम लोगों का जो पहला सवाल है, पहला सवाल है साहब, पहला सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। चलिए साहब, आंसर कौन सा हो जाएगा? बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा और शिवहर। आंसर क्या हो जाएगा साहब? तो देखिए, ये जो पूछा गया है 60 से 62वीं उस समय का है, तो उस समय के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन सेट किया गया है, तो उस समय के हिसाब से जो आंसर होता वो हो जाएगा सुपौल, वो हो जाएगा आपका सुपौल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान का डाटा जो दिया गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है कि बिहार का 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है? 50,555। ये वार्षिक आय है, प्रति महीना नहीं साहब, मासिक नहीं है, मासिक नहीं है, ये वार्षिक आय। मतलब पूरे बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो जो है 50,555 है। ठीक है, वार्षिक आय प्रति व्यक्ति, मतलब पूरे साल भर में 2020-21 में प्रति व्यक्ति बिहार का आय कितना हुआ? तो 50,555 हुआ साहब। और इसमें अगर हम देखें कि सबसे अधिक आय यानी सबसे अधिक आमदनी वाला जो जिला रहा वो कौन सा रहा? पटना। और दूसरा स्थान पर कौन सा रहा आपका? बेगूसराय। दूसरा स्थान प्रति व्यक्ति आय में बेगूसराय रहा, जबकि अंतिम स्थान पर कौन रहा? किशनगंज रहा, जबकि उस हिसाब से था उसमें सुपौल था। ठीक है साहब, तो वर्तमान की स्थिति, क्योंकि हमको अभी का वर्तमान डाटा पूछा जाएगा 68वीं में, तो हम लोग सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कि जो 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है आपका पटना, दूसरा स्थान पर है आपका बेगूसराय, जबकि अंतिम स्थान पर है किशनगंज। चलिए साहब, 2020-21 में सकल घरेलू राज उत्पाद का जो वृद्धि दर रहा कितना प्रतिशत का रहा? 2.5% रहा। 2.5% से ये सकल घरेलू राज उत्पाद की वृद्धि हुई। और उसके साथ साथ देखिएगा कि साहब प्राथमिक क्षेत्र में बिहार में जो योगदान रहा वो रहा साहब 19.2। प्राथमिक क्षेत्र मतलब समझते हैं? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ कृषि, कृषि से संबंधित जो भी क्षेत्र आएगा वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से जीडीपी में जो योगदान रहा बिहार में वो जो रहा कितना रहा? 19.2%। ये है 2020 और 21 का डाटा, जबकि इससे पहले जो था वो था कितना? 22.1%। इसका मतलब हुआ कि जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ है? कमी हुई है। इससे जो है सो इस क्षेत्र का जो हमारे जो क्या कहिएगा ये बजट में जो था योगदान वो क्या हो गया? इसका कम हो गया। जबकि द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान रहा कितना रहा साहब हमारे जीडीपी में? 19.5 रहा, जबकि पहले कितना था? 20.6 था। ठीक है साहब, इससे पहले 20.6 था। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में कौन सा कितना है? 61.2%। और पहले इसका कितना था? 57.3%। इसका मतलब हुआ कि जहां प्राथमिक क्षेत्र में कमी हुई है वहीं तृतीय क्षेत्र में क्या हुआ? वृद्धि हो गया। जैसे कि तृतीय क्षेत्र में आ जाता है आपका जैसे कि बैंकिंग, सेवा क्षेत्र, सीधा याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र मतलब वैसा क्षेत्र जिससे लोगों का सेवा किया जाए। जैसे कि शिक्षक वगैरह क्या होगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। शिक्षा वगैरह ये सब किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में आएगा। समझ रहे? मतलब वैसा क्षेत्र जिससे लोगों को सेवा किया जाए। ठीक है, तो वह जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसका योगदान बढ़ा है। और तृतीय क्षेत्र का जितना बड़ा योगदान होगा समझ जाइए कि वो राज्य या वो देश अधिक विकास कर रहा है। आ रहा समझ बात? तृतीय क्षेत्र में जिसका योगदान अधिक होगा, जिस राज्य का, जिस देश का, तो समझिए कि वह देश, वह राज्य क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। ऐसा समझे बात? उसके बाद देखिएगा कि साहब भारत का सर्वाधिक आय वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। जबकि जिला की बात करते तो सर्वाधिक आय वाला जिला कौन सा था? पटना था साहब। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है साहब। हाँ,
देखिए जो द्वितीयक क्षेत्र में जैसे कि वर्कर वगैरह हो गया, ये सब क्या आ जाएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होगा, जैसे कि उद्योग वगैरह, उद्योग धंधा क्या हो गया, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र, मतलब जो कृषि से संबंधित, कृषि पर जो निर्भर क्षेत्र होगा वो कहलाएगा द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कि उद्योग वगैरह, जैसे कि आपका चीनी मिल क्या हो गया, वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। जैसे कि कपड़ा मिल, कपड़ा कारखाना, सूती वस्त्र का कारखाना किस पर डिपेंड है, कपास पर। तो वैसा क्षेत्र जो क्या हो, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हो, समझ रहे, तो उन सारे में कौन सा आ जाएगा आपका, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है साहब, चलिए अब हम लोगों का जो नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है थोड़ा सा देखिए, जो भी आप देख रहे हैं ये सारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से सवाल है। तो इसका मतलब है कि हमको आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो 2022-23 का है ये हमको करके जाना होगा, तभी आप, नहीं तो 4-5 सवाल यहाँ से आपको मिस हो जाएगा साहब। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है किससे होगा साहब, जीविका का क्या उद्देश्य है, रोजगार सृजन करना, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन और सार्वजनिक वितरण। आंसर क्या होगा साहब, आंसर क्या होगा साहब बताइएगा। आंसर जो हो जाएगा साहब इसमें हो जाएगा एक से अधिक, आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसमें रोजगार सृजन भी होगा, वित्तीय समावेशन भी होगा और गरीबी उन्मूलन भी होगा। ठीक है साहब, तो अब देखिएगा कि कैसे होगा कि जब जीविका चलता है तो जीविका के द्वारा लोगों को ना आसान रूप में किस्त के रूप में रुपया दिया जाता है और लोग रुपया जमा भी करते हैं। तो होता क्या कि हर व्यक्ति क्या करता है, जो जीविका से जुड़ा हुआ होता है तो क्या करता है, रुपया को जमा करता है। ठीक है, और सारे मिलके जमा किया किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता है ना, ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस कर सके या कोई भी, और उसके बाद फिर जमा करता तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होता है, तो एक तो मान लीजिए वो पैसा दिया गया तो उससे रोजगार भी हो जाता है। वित्तीय समावेशन मतलब कि किसी के पास रुपया नहीं है तो किसी काम को करने के लिए उसको क्या मिल जाता है, वित्तीय समावेशन, मतलब उसको वित्तीय रूप से कुछ आर्थिक सहायता मिल जाता है, इस तरह की चीज़ें। और जब मान लीजिए कि बिजनेस होगा, रोजगार शुरू होगा, तो स्वाभाविक बात है कि क्या हो जाएगा, गरीबी का उन्मूलन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ई नंबर साहब, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्या बोले, चलिए जीविका की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी साहब कहाँ से हुई थी, रोहतास से हुई थी। कहाँ से हुई थी, रोहतास से हुई थी। और रोहतास की बात आई तो याद रखना है कि साहब रोहतास जो है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है साहब, सबसे कम वो है साहब आपका पूर्णिया। ये सारे जो है सो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में। ठीक है, जो हम लोग बिहार स्पेशल का डाल रहे हैं। और याद रखना है कि चावल के उत्पादन में जो प्रथम स्थान बिहार में रखता है वो भी कौन रखता है, आपका रोहतास ही रखता है साहब। इतना बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ चावल के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में भी, ठीक है साहब, याद रखना है कि रोहतास जो है सो पहला स्थान पर है। चलिए साहब, जो लोग देख रहे हैं उनको याद है, उनको पता है, सारे चीज़ें हम डाले हुए, बहुत चीज़ें ऐसा है जिसका रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आप नहीं भी देख सकते हैं और भी मत देखिए, क्योंकि जितना सवाल आपका छूटा है नहीं देखिएगा तो उतना और छूट जाएगा। तो आपको, क्योंकि नौकरी तो आप लोग को होले है कि नहीं। चलिए साहब, नौकरी की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं आप लोगों को, ठीक है, नौकरी तो आप लोगों के जेब में है। चलिए साहब, अगला देखिएगा, बिहार में सुपुर योजना का संबंध किससे है, बिहार में सुपुर योजना का संबंध किससे है। आंसर क्या होगा साहब बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा साहब इसका नगर निगम वित्त से। आंसर हो जाएगा साहब नगर निगम वित्त से। और इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या चीज़ें हैं ये। सबसे पहला नंबर साहब, सुपुर का जो अर्थ होता है वो होता है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। ठीक है, बिहार सरकार की यह एक योजना है और इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का जो प्रयोग किया जाता है स्थानीय निकाय के द्वारा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। मतलब नगर को स्वच्छ रखने के लिए, जो भी शहर है, नगर निगम है, इसको स्वच्छ रखने के लिए इस प्रकार के योजना के तहत जो राशि आता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटली जो संबंध है किससे है,
वो नगर निगम के वित्तीय सहायता से। ठीक है साहब, इतना पॉइंटों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और जिस समय ये योजना चला था उस समय बिहार के 28 शहरों को चुना गया था साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब, नेक्स्ट है हम लोगों को कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। देखिए सारे जितना अभी तक सवाल हुआ है ये चारों सवाल आपका आर्थिक सर्वेक्षण से और बजट से जुड़ा हुआ है। ठीक है साहब, तो वहाँ से पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए आंसर क्या होगा साहब, देखिए ये सारे ऑप्शन जो सेट किया हुआ है उस समय से है। ठीक है, जिस समय पूछा गया था 60 से 62 जब एग्जाम हुई थी उस समय क्या है, उस समय के हिसाब से जो आंसर हो जाए आपका वो होगा 4595। आंसर क्या हो जाएगा 4595। लेकिन इस डाटा को हमको याद नहीं रखना है, डाटा हमको याद रखना है वर्तमान वाला, जो वर्तमान डाटा है साहब। तो वर्तमान डाटा को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान डाटा देखिएगा साहब कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 1 लाख लोगों पर जो सड़क की लंबाई है वो कितना है 380 किलोमीटर। मतलब पूरे भारत में जितना भी लोग हैं हर व्यक्ति का जो है सो प्रति 1 लाख आबादी पर सड़क की जो लंबाई है वो कितना है 380 किलोमीटर। सीधा भाषा में अगर समझिएगा तो ये सोचिए कि 1 लाख लोगों के लिए कितना किलोमीटर सड़क 380 किलोमीटर का सड़क। ठीक है साहब, उसके बाद देखिएगा साहब बिहार में प्रति 1 लाख लोगों पर कितना किलोमीटर का सड़क है 201 किलोमीटर का। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर तो कम है ही, और जो बिहार का है वो राष्ट्रीय स्तर से भी बहुत कम है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क की जो लंबाई है वो 386 किलोमीटर है। मतलब इसका घनत्व दिखा रहा है, मतलब 1000 किलोमीटर लंबा और 1000 किलोमीटर चौड़ा अगर आप भूमि लेते हैं बिहार का तो उसमें जो टोटली सड़क की लंबाई है वो कितना है 386 किलोमीटर का है। ये वर्तमान डाटा है। ठीक है साहब, उसके बाद देखिएगा कि साहब घनत्व में जो सड़क की लंबाई है उसमें बिहार का जो स्थान है कौन सा है, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भी हमको पता है कि तीसरा स्थान है। बिहार में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है कितना है 4917 किलोमीटर। जबकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे 4500 कुछ था। ठीक है सर, 4595 था। तो वो डाटा उस समय का था जिस समय 60 से 62 में हुई थी एग्जाम। लेकिन वर्तमान जो डाटा है अभी सड़क की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग किसको बोलते हैं, NH को, नेशनल हाईवे को। इसकी जो लंबाई बिहार में हो गई कितना हो गई 4917 किलोमीटर। और कुल जो राजमार्ग की संख्या कुल जो है सो बिहार से 41 राजमार्ग गुजरती है। कितना गुजरती है 41 राजमार्ग गुजरती है। ठीक है साहब, और बिहार में कुल सड़क की लंबाई टोटल, ये सड़क की बात, राजमार्ग की बात नहीं हो रही है, सड़क की बात हो रही है। तो टोटल जो सड़क की लंबाई अब हो गई है वो कितना हो गया है 1,49,541 किलोमीटर। 1,49,541 किलोमीटर हो गया है साहब। ठीक है, चलिए उसके बाद ये बिल्कुल करंट का डाटा है साहब। ठीक है, उसके बाद देखिएगा साहब बिहार में सड़क का जो घनत्व है उसमें कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। आपको पता है कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर जो सड़क की लंबाई है 386 है। अगर बिहार का तीसरा स्थान है तो आपको ये भी जानना होगा कि पहला स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है। तो पहला स्थान पर जो भारत का राज्य है वो कौन सा है साहब, केरल। और आपको पता है कि साक्षरता में भी केरल जो है सो पहला स्थान पर है। ठीक है साहब, चलिए और यहाँ पर जो सड़क की लंबाई है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर वो जो है साहब 6617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा स्थान जो है साहब वो है पश्चिम बंगाल का। मतलब इसका जो लंबाई है टोटल 3708 किलोमीटर। तो पहला पर कौन सा, केरल। दूसरा पर कौन सा, पश्चिम बंगाल। तीसरा पर कौन सा, बिहार। चलिए साहब कितने किलोमीटर के साथ 386। चलिए साहब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है। मतलब प्रति व्यक्ति बिहार की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मतलब बिजली का उपयोग कितना है, ये चीज़ें पूछना चाह रहा है। तो उस समय के हिसाब से जो आंसर होता है साहब
उस समय के हिसाब से जो आंसर होता है, क्योंकि देखिए उस समय का डाटा और अभी के डाटा में बहुत अंतर है। तो उस समय के डाटा को हमको नहीं याद रखना, हमको याद रखना है प्रेजेंट का जो डाटा है उसको याद रखना है। तो उस डाटा के हिसाब से जो आंसर होता है वो होता है 203। लेकिन अब जो हो जाएगा साहब, इसको देखिएगा साहब, बिहार में बिजली खपत प्रति व्यक्ति में बिहार जो है सो सबसे अंतिम है। मतलब पूरे भारत में सबसे अंतिम में कौन सा है? बिहार है। और जबकि पहला स्थान पर बिजली खपत में कौन सा है? वो गुजरात है। कौन है साहब? गुजरात है। इस बात को याद रखें, गुजरात में सबसे अधिक बिजली खपत होती है। ठीक है साहब, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्री के कारण वहाँ पर खपत अधिक होती है। और बात करें 2014-15 में जो प्रति व्यक्ति खपत था बिहार का, वो था 203 यूनिट। ठीक है साहब, जबकि 2020 और 21 की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति जो खपत हो गया बढ़ करके वो हो गया 305 यूनिट। तो पूछा जाएगा, ये वर्तमान का डाटा है साहब, अभी ये इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है अगर आ जाए तो 68वीं में। ठीक है, और 6 वर्षों में अगर इस प्रकार से देखें तो कुल जो है सो 72.4% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है साहब। अगर बात करें 2016-17 में बिजली की पूरी खपत, मतलब टोटल बिजली बिहार में कितनी खपत होती है, तो वो है साहब 2.16 हज़ार करोड़ यूनिट। ठीक है, 2.16 हज़ार करोड़ की यूनिट। जबकि वर्तमान की बात करें 2020-21 में ये बढ़ करके जो हो गई है 3.14 हज़ार करोड़ यूनिट साहब। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को ये ध्यान में रखना है। और जबकि पूरे भारत में सर्वाधिक जो बिजली खपत होती है कहाँ से होती है? गुजरात में। और कितना यूनिट होता है? 2378 यूनिट। कितना होता है? 2378 यूनिट। क्लियर है साहब? चलिए, क्या बोले? हाँ, प्रति व्यक्ति। चलिए साहब, अगला साहब देखिए, जो राज्य जितना डेवलप होगा वो जो है सो उतना ही ऊर्जा का खपत करेगा। चलिए साहब, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, मतलब बिरसा मुंडा की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा साहब? वो तो है ही 1900 में है साहब। क्या हो जाएगा साहब आंसर? 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या 4 फरवरी को? इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब इस तरह से पूछा गया तो आपको डेट सहित याद रखना पड़ेगा एग्जैक्टली। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्रम से दिया हो, ये नहीं कि एक 10 दिया फरवरी, एक 2 जनवरी, ऐसा नहीं दिया है, बिल्कुल क्रम से दिया है। तो आपको एकदम एग्जैक्टली अक्षर सह उठा करके याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? थोड़ा सा भी मिस करिएगा सीधा सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा। आंसर जो हो जाएगा साहब इसका हो जाएगा 3 फरवरी को। 3 फरवरी को याद रखना है। ठीक है साहब, चलिए अगला देखिएगा साहब, इसका जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं कि 3 फरवरी 1900 को सिंहभूम के चक्रधरपुर से इन्हें क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार किया गया था। 3 फरवरी को बिरसा मुंडा को सिंहभूम का एक गांव है जिसका नाम है चक्रधरपुर, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व 1899 में कर रहे थे, कौन कर रहे थे? बिरसा मुंडा ही कर रहे थे साहब। मुंडा जो आंदोलन हम लोग पढ़े हैं उसमें लास्ट में से तो पहले ही शुरू हुआ था। ठीक है साहब, तो ये तो पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किए वो कौन किए? बिरसा मुंडा किए साहब। मुंडा को जो है सो, मुंडा को धरती आवा मतलब धरती का पिता के रूप में आदिवासी लोग जानते थे। ठीक है साहब, क्योंकि ये खुद को ना भगवान का अवतार मानते थे। कौन? बिरसा मुंडा। इसलिए मानते थे क्योंकि आदिवासी लोग उस समय को जो समाज था, सारे समाज धर्म के नाम पर पता था कि एकजुट हो जाएगा, ऐसे एकजुट नहीं होगा अंग्रेजों के खिलाफ। इसीलिए करके ये चाह रहा था कि धर्म के नाम पर ही सारे आदिवासी समाज को क्या करें? एक साथ लाएं अंग्रेजों के विरुद्ध में। इसी वजह से वो स्वयं क्या मानने लगे? ईश्वर का अवतार मानने लगे, ताकि अवतार समझ करके लोग इनके आंदोलन में सहयोग करें। ठीक है साहब, उसके बाद देखिएगा साहब, मुंडा का जो जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। इसीलिए करके देखिएगा कि झारखंड जो है अलग हुआ है 15 नवंबर को ही हुआ है। ठीक है साहब, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, मुंडा के पिता का जो नाम था वो था, क्या नाम था? सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। और इनके माता का क्या नाम था साहब? कर्मीपूती। क्या नाम था इसका? कर्मीपूती इनके माता का नाम। ठीक है साहब, और क्यों नहीं पूछेगा? तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछेगा? सिलेबस में है तो कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस से बाहर पूछ देता है, समझ रहे हैं ना? चलिए साहब,
मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या इसे महाविद्रोह, उलगुलान विद्रोह या इसे महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है साहब। ठीक है, इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए साहब कि मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया था और इनकी मृत्यु कब हुई थी साहब? 9 जून 1900 ईस्वी को। चलिए, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? आंसर क्या? कई बार हर सेट में आप देखिए 66वीं, 65वीं, 64वीं, 63वीं, हर सेट में ही आया है। मतलब एक सवाल हमेशा आउट ही रहता है। इसीलिए करके आप पीटी अगर निकालते हैं तो केवल आप अपने अनुभव पर, अपने स्मार्ट स्टडी पर, ठीक है साहब, क्योंकि पता होता है कि सवाल कहाँ से क्रिएट होने वाला है, सवाल कौन सा आने वाला है। लेकिन जो लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं तो 50 बुक पढ़ लेते हैं और फिर भी बाद में पता चलता है कि पीटी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा होशियार बन गए। समझ रहे हैं? जो ज़्यादा होशियार होते हैं ना तो जानबे करते हैं कितना जगह पते है। समझ रहे हैं? हाँ, सही बात है। चलिए तो इसी वजह से ध्यान में रखना है, क्योंकि पीटी है ही कि आप जब तक प्रीवियस नहीं बनाइएगा आप पूरी तरह से बीपीएससी के सिलेबस को आप समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए करके पूरा पीटी का जो सिलेबस है उसका प्रीवियस ईयर, इसका एनालिसिस करना आपका जो है सो जरूरी है आपको। ठीक है, इसीलिए करके, क्योंकि अगर आज इससे सवाल पूछा है नील विद्रोह से, तो सॉरी नील बागान मालिक से जुड़ा हुआ जो चंपारण आंदोलन था उससे पूछा है, तो हो सकता है कि दूसरा टाइप से इसी जो है सो टॉपिक से पूछ दे। इसी वजह से हम लोग इतना फैक्ट डालते हैं। अगर हमको लगता है कि टोटली अगर कर लेते शुरू से लास्ट तक जो हम करवा रहे हैं तो एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होता कि छूटता, उतने हम लोग डाल रहे हैं। चलिए साहब, अगला है कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का कहाँ आगमन हुआ साहब? पटना आगमन हुआ। आपको पता है कि जब लखनऊ का अधिवेशन 1916 में हुआ, लखनऊ का अधिवेशन 1916 में हुआ, तो प्रताप पत्रिका के जो संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उसने राजकुमार शुक्ल को सलाह दिया था कि जो चंपारण का जो नील किसान है इसकी जो दशा है उसको अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आप गांधी जी से मिलिए। तो उन्होंने गांधी जी से मिलने का जो है सो प्रयास किया और जो लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ था उसमें उन्होंने गांधी जी से मिला और आग्रह किया कि चंपारण आने का। ठीक है साहब, तो वो चंपारण आने के लिए जब उन्हें इनवाइट किया गया तो वो इसको स्वीकार किए और जो पटना आए वो कब आए? 10 अप्रैल 1917 को। और यहाँ पटना में जब आगमन हुआ तो इन्होंने मजरुल हक जो थे उनके घर पर ये रुके थे साहब। ठीक है, और यहाँ से फिर जो है सो मोतिहारी के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है साहब, चलिए साहब, और अब देखिएगा साहब, क्योंकि ये 1917 चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ तो कई बार पूछेगा कि चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखना है 3 कठिया व्यवस्था। और 3 कठिया व्यवस्था जो था हिस्सा किसका था? तो आसामी बाढ़ व्यवस्था का। किसका व्यवस्था था? आसामी बाढ़ व्यवस्था का। 3 कठिया का मतलब ये हुआ, 3 कठिया का मतलब ये हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, और ये आसामी बाढ़ व्यवस्था के तहत, इसके अलावा हम लोग जिरात व्यवस्था भी पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ करतौली व्यवस्था भी हम लोग पढ़े हैं और खुश्की व्यवस्था भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो जो लोग भी अगर मान लीजिए कि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको तो ये सब पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या पढ़े हैं। और क्योंकि चीज़ें रिपीट होती है तो हर वीडियो में एक ही डिस्क्रिप्शन को, एक ही चीज़ों को डालना सही बात नहीं है, ताकि जल्दी से हो पाए। जब ये चीज़ें हम डाले हुए पिछले वाले में तो आप लोग प्रयास करिए कि पीछे वाले में देख करके पढ़ लें। चलिए साहब, अब देखिएगा कि जिरात व्यवस्था में नील्हे स्वयं रैयत के बैल, हल एवं जमीन को लेकर के अपनी देख रेख में क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है साहब, मतलब जो रैयत था, रैयत से ये सारे जो अंग्रेज थे, जो नील्हे गोरे थे, नील्हे गोरे किसको बोलते थे? जो अंग्रेज नील की खेती करवाता था, समझ रहे हैं ना, तो उसको बोलते थे हम लोग नील्हे गोरे। ठीक है, वैसे अंग्रेज जो किसानों को नील की खेती करवाता था तो उसको बोलते थे हम लोग नील्हे गोरे। ठीक है साहब,
तो ये क्या करने लगे कि जब किसान विरोध करता था खेती करने के लिए, तो रैयत से ये जमीन ले करके, बैल हल ले करके खुद अपने देख रेख में कम मजदूरी में किसानों से, मजदूरों से क्या करवाता था, नील की खेती करवाता था। ठीक है साहब, तो यही था आपका जिरात व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था था? जिरात व्यवस्था। करतौली व्यवस्था में क्या था साहब कि करतौली व्यवस्था में करता क्या था कि जो अंग्रेज नील्हे था वो क्या करता था कि अगर वो जमीन क्या कहते हैं जिस पर किसान टैक्स नहीं चुका पाया है, तो किसान के टैक्स को क्या करता था, वो टैक्स के बदले वो जमीन, उसकी संपत्ति, उसका घर सारा जब्त कर लेता था जब तक वो चुकता नहीं करता था। और किसान क्योंकि पूरा जीवन तक, क्योंकि जमीन चला गया, घर चला गया, संपत्ति सारी चली गई, तो क्या आपको लगता है कि वो चुका पाएगा क्या? वो तो और बेघर हो गया, अब जमीन भी नहीं बचा जो आमदनी का स्रोत था। तो इस प्रकार से सारी संपत्ति किसान का जो है सो ये लोग हड़प लेते थे। क्लियर है साहब इस व्यवस्था के साथ? चलिए अगला देखिएगा साहब, नील किसानों की स्थिति का जो वर्णन किया गया है दीनबंधु मित्र के पुस्तक कौन में? नील दर्पण में। तो कई बार सवाल पूछा जाएगा कि नील किसानों का जो दशा है उसका वर्णन नील दर्पण में क्या गया है, इसके रचयिता कौन है? तो क्या बोलना है? दीनबंधु मित्र। और गांधी जी का ये जो चंपारण आंदोलन था साहब, उनके जीवन का भारत की धरती पर पहला सत्याग्रह का प्रयोग था। कई बार पूछेगा कि भारत की धरती पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? चंपारण में। और ये सत्याग्रह सफल हो गया था साहब। और इसी वजह से, क्योंकि इससे पहले गांधी को कोई नहीं जानता था, राष्ट्रीय स्तर पर गांधी को कोई नहीं जानता था, चंपारण ही आंदोलन है जिन्होंने गांधी को गांधी बनाया। ठीक है साहब, गांधी को गांधी बनाया। इसी वजह से साहब चंपारण को जो है सो गांधी जी का कर्म भूमि कहा जाता है। ठीक है साहब, कर्म भूमि चंपारण गांधी जी का। ऐसा नहीं कि आपको दे देगा पोरबंदर, निम्नलिखित में से गांधी जी का कर्म भूमि कौन सा है, दे देगा पोरबंदर, चंपारण। सोचिएगा कि जन्म हुआ पोरबंदर में तो कर्मो होल होगा पोरबंदर में, सो बात नहीं है। कर्म भूमि का मतलब हुआ जहां पर वो कार्य किए, समझ रहे हैं? इस तरह की बात है। चलिए, राजकुमार शुक्ल चंपारण के भरहवा गांव के किसान नेता थे जो उनको इनवाइट किए थे। तो चंपारण के किस गांव के थे? भरहवा गांव के। ये कई बार पूछा जाएगा, देखिएगा साहब। और राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने का जो सलाह दिए थे वो कौन दिए थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी साहब एक पत्रिका जारी किए थे जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप था। आया समझ में बात? और जब क्या कहते हैं, राजकुमार शुक्ल किसानों के लिए बहुत ही लड़ाई लड़े थे। और इस समय एक अंग्रेज अधिकारी था चंपारण में जिसका नाम था एमन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था एमन। एमन से ये 25 वर्ष तक लड़ते रहे थे। एमन से ये 25 वर्ष तक लड़ते रहे। और जब 1929 में राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो गई तो वही एमन अधिकारी जिससे ये 25 वर्ष लड़े थे, उन्होंने इनके श्राद्ध में 300 रुपया भेजा था। ठीक है साहब, श्राद्ध कर्म के लिए। और वो बोला था कि चंपारण में एक ही अकेला मर्द था, राजकुमार शुक्ल। ठीक है साहब, तो याद रखिएगा कि किसने कहा था कि चंपारण का एक ही मर्द है, राजकुमार शुक्ल। तो ये याद रखना है, एक अंग्रेज अधिकारी था एमन, वो ये बात बोला था साहब। ठीक है, चलिए साहब अगला है कि सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है साहब? तो ये है साहब राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि चंपारण से संबंधित था सवाल तो इसीलिए करके कुछ फैक्ट हम लोग डाल दिए हैं। और देखिएगा कि राजकुमार शुक्ल 25 वर्षों तक एमन नामक अंग्रेज अधिकारी से क्या करते रहे? लड़ते रहे। ठीक है साहब, लड़े, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। एमन इनके मृत्यु जो हुआ था 20 मई 1929 को 300 रुपया श्राद्ध के लिए भेजा तथा कहा कि चंपारण का वह अकेला मर्द था। ऐसा में बात साहब, तो इतना फैक्ट हम लोगों को ध्यान में रखना। देखिए, एक सवाल में हम लोग इतने सवाल को समेट लेते हैं कि अगर इतना भी अगर आप करके चले गए तो बहुत सारे सवाल मतलब आप रिजल्ट में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह से हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं, अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री या जितना भी हिस्ट्री का सवाल है, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी, ये सारे अगर इस तरह से करा दें और अगर इसको बढ़िया से आप लोग करके जाइए एक बार, तो इतना में ही पीटी आप करके आ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कम से कम रिजल्ट में तो शामिल हो ही जाइएगा। चलिए साहब, आप देख रहे हैं कि सवाल का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। चलिए अगला देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? जबकि ये सारे सवाल पिछले वाला में डिस्क्रिप्शन में हम लोग बताए हुए हैं। चलिए साहब, आंसर क्या होगा इसका? जो लोग पढ़े हुए वो आराम से जवाब दे सकते हैं, और जो लोग पढ़ कम रहे हैं, समझ रहे हैं, और चैट डिलीट ज़्यादा कर रहे हैं, है कि नहीं, तो वो लोग जो है सो तो उनको तो नहीं ना पता होगा। देखिए,
आजकल सब होशियार हो गया है, लड़का लोग होशियार हो गया, लड़के लोग नहीं, मतलब सामूहिक बोल रहे हैं, लड़का और लड़की सारा होशियार हो गया। वो जब छुट्टी होगा ना, छुट्टी जब होगा, जब गांव जाएगा तो क्या करेगा पहले जानते हैं? बस में बैठेगा ना तो सबसे पहले मोबाइल में ना ऑपरेशन सर्च अभियान चलाएगा, समझ रहे हैं? कि कहाँ करने, फेसबुक पर चैट है कि टेलीग्राम पर चैट है कि व्हाट्सएप पर चैट है, समझ रहे? पूरा एकदम खंगालेगा एक एक, ताकि सबूत किसी के हाथ ना लगे। गलत बोल रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? हाँ, पूरा एकदम दफन कर देगा, सारे सबूत को मिटा देगा। मतलब जब तक पूरा सर्च नहीं हो जाए तब तक, अगर उतर भी गया बस से वो चौक पे, अपना चौक पे, ठीक है ना, तो वो हिलेगा नहीं ना, पहले रुक के वहाँ टोटल डिलीट होना चाहिए, समझ रहे हैं? आया समझ में? कौन सा सबूत? मतलब आप नाबालिग हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं? आया समझ में ना? और उसके बाद देखिए सबूत तो मिटाइए देगा, और उसके बाद जब ही घर पहुंचेगा, चौक पर रहेगा, पहले फ़ोन कर देगा, घर पहुंच गए, फ़ोन नहीं करिएगा, एक बाद हम अपने आएंगे तब करेंगे, समझ रहे हैं? आए समझ में? क्या गलत बोल रहे हैं क्या? उसके बाद लड़की लोग तो और होशियार होती है, लड़की लोग तो महा होशियार होती है। क्या जानते हैं? लड़का लोग तो बुर्बक होता है। ये एक लड़का जो है सो सेव नंबर कर लेता, समझे हैं? कर लेता आयशा क्लासेज करके सेव करने था, समझ रहे हैं? क्लासों का नंबर बार करेगा आधा कहीं का। उसका दोस्त गया उसके डेरा पर, तो वो एक PDF लेने के लिए उसी के फ़ोन से हमको कॉल किया, कॉल लगाया, लग गया तीसरे जगह। अगला दिन आया, बोला कि सर आपको कॉल करते थे, लड़की उठाती है। बोले हमारा नंबर पर कौन लड़की उठा रही है? समझ रहा? हमारा नंबर पर कौन लड़की उठा रही है? तो हम बोले अभी लगाओ, तो लगाया उस समय फ़ोन लगाया, तो लगा, बोले सर हम अपना दोस्तबा से लगाते हैं, जे बार लगाते हैं लड़की आपका फ़ोन उठाती है। बोले एक बात करो, तुम अपना दोस्तबा वाला मोबाइल लगा कर मेरे सामने में तुम लगाना, ठीक है? और बोला आया क्लास, बोला तनी मोबाइल तो दिया, लगाया फ़ोन, फिर उठाई लड़की। बोले सर ऐसा कैसे हो रहा है? और तब उसको पूछा, तब वो देखा कि फ़ोन, वो देख लिया कि मोबाइल नंबर डायल आयशा क्लासेस कर रहा है। बोला अरे तू आयशा क्लासेस का डायल किया नंबर रे? तो बोला कि सर से बात करना था। बोला अरे बकल वाला बात नहीं, पता नहीं तोरा? ऐसा क्लासेस का नाम पर क्या कर सेव है, तोरा नहीं पता अभी तक? तोरा भाभी के नंबर सेव है रे, समझ रहे हैं? आप बताइए कितना बुर्बक होता है लड़का, बताइए? क्लासों का नाम का दफा बर्बाद करेगा, बताइए? लड़की लोग तो होशियार होती है, ये नंबर सेव नहीं करेगी, ये नंबर सेव नहीं, ये सीधा यादें कर लेगी, समझ रहे? सीधा याद कर लेगी। इसलिए याद कर लेगी, लड़का लोग बदमाश होता है, ये लोग इसलिए याद हो जाता है क्योंकि इसके पास एक आधे को नंबर रहता है, आराम से याद हो जाता है। और लड़का लोग के पास एक याद रखना रहे तब ना, है कि नहीं? एक याद रखना रहे तब ना। टीना मीना रीना कितना है, समझ रहे? क्या हुआ? तो हाँ गड़बड़ा जाएगा, सही बात है कि है 5 को लगा दिया किसी को फ़ोन और बोल दिया नाम किसी का, तो पकड़ा जाएगा नहीं लोग, तो समझ रहे हैं ना? चलिए क्लियर है साहब? हमको आके बोला कि सर नंबर आपका लड़की उठा रहा है, गजब हाल है। चलिए क्या बोले? क्या बोला? हाँ चलिए आगे आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा साहब, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण, देखिएगा कि इनका जो जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। और 11 अक्टूबर जिस दिन इनका जन्मदिन हुआ साहब, इसी दिन एक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है साहब, ठीक है। उसके बाद देखिएगा साहब, इनकी जो मृत्यु हुई है कब हुई है? 8 अक्टूबर 1979 को हुई। और याद रखिएगा कि इन्होंने
जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इनका जो है सो केवल 20 दिन आईएससी मतलब इंटरमीडिएट का जो एग्जाम बचा हुआ था, केवल 20 दिन बचा हुआ था, और ये एग्जाम छोड़ करके वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। समझ रहे हैं बात। और इसके साथ साथ देखिएगा कि जब 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब इन्हें हजारीबाग जेल में बंद करके रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया कि दिवाली के दिन, अब ये इस बार यही बात पूछा था कि जयप्रकाश नारायण जो है सो किस दिन जो है सो जेल से भाग गए थे। ठीक है, तो याद रखना है कि किस दिन भागे थे ये, दिवाली के दिन 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग जेल से क्या हो गए, अपने साथी रामानंद। कई बार पूछ देता है कि जयप्रकाश नारायण के साथ उनके कौन कौन से साथी हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक है, तो याद रखना है रामानंद मिश्र भाग गए थे, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र सिंह एवं कौन थे, गुलाब चंद्र गुप्ता थे साहब। ये सारे क्या हो गए, भाग गए थे जेल से। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जब भागे थे ये तो ये चले गए थे नेपाल, और नेपाल जाने के बाद इन्होंने एक जो है सो आज़ाद दस्ता का गठन किया। किसका गठन किया, आज़ाद दस्ता। और ये एक संस्था थी साहब, और इस संस्था का काम था गुरिल्ला युद्ध करना। गुरिल्ला युद्ध समझते हैं ना साहब, गुरिल्ला युद्ध करना। गुरिल्ला युद्ध जो है साहब जिसको हम बोलते हैं छुप छुप के युद्ध करना, मतलब छुप के रहना है, जो ही अंग्रेज आएगा पटाख से टपका देना। समझ रहे हैं, इस तरह से। तो 1920 में अपने 20 दिन बचे आईएससी की परीक्षा को छोड़ करके ये किस में शामिल हो गए थे, वह असहयोग आंदोलन में। और पटना हवाई अड्डा का जो नाम रखा गया साहब वो जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही रखा गया है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है साहब। और उसके साथ साथ देखिएगा साहब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो जयप्रकाश नारायण और फूलन वर्मा के द्वारा किया गया था 1931 में, लेकिन इसकी जो औपचारिक बैठक हुई थी 1934 में हुई थी। और इसका जो अध्यक्ष बने थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, आचार्य नरेंद्र देव। और इसका सचिव जो बने थे साहब, कौन बने थे, जयप्रकाश नारायण बने थे। और इसका जो औपचारिक गठन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था उसमें सबसे अधिक जो योगदान था वो किसका था, जयप्रकाश नारायण और फूलन वर्मा को। अभी इस बार पूछा भी गया है साहब, जयप्रकाश नारायण और फूलन वर्मा, ये 67वीं वाला में। और इन्होंने एक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो याद रखना है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण दिया। और जयप्रकाश नारायण को और किन उपनाम से जाना जाता है साहब, लोकनायक। क्या बोलते हैं इनको, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए साहब, इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखें, यहीं से सवाल घूम फिर करके आपको इर्द गिर्द से पूछा जाएगा। चलिए साहब अगला देखिएगा साहब, इससे कुछ और फैक्ट जुड़ा हुआ, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ श्री कृष्ण सिंह और ऑप्शन में दिया हुआ था राजेंद्र प्रसाद। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कि 20 जुलाई 1937 ईस्वी में नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया, किनके नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। देखिए जब 1937 ईस्वी में 1935 अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में भारत के सारे प्रांत में जब चुनाव हुआ तो उसमें बिहार में भी चुनाव हुआ। और बिहार में जब चुनाव हुआ तो बिहार में जो बहुमत मिला वो मिला 98 सीटों के साथ। 98 सीट पर कांग्रेस जीती। 107 सीट पर इन्होंने अपने क्या कहते हैं उम्मीदवार को खड़ा किया था, उसमें 98 सीट जीता। तो सरकार बनाने की जो बारी आई वो श्री कृष्ण सिंह की, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा गया था। लेकिन श्री कृष्ण सिंह ये सरकार बनाने से इनकार कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट पार्टी के जो मोहम्मद यूनुस थे उनको जो है सो मोहम्मद यूनुस को उनको आमंत्रण दिया गया सरकार बनाने के लिए। अमूमन होता है कि जिस पार्टी को बहुमत मिला वो पार्टी अगर सरकार नहीं बनाती है तो बाकी की जो पार्टी उससे नीचे की जो पार्टी है जो सेकंड स्थान पर है उसको आमंत्रण दिया जाता है कि आप सरकार बनाइए और बहुमत को क्या कर दीजिए, पूरा कर लीजिए। उसी तरह से मोहम्मद यूनुस को क्या कहते हैं सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया गया, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से मना कर दिए थे। ऐसा समझें बात। तो फिर मोहम्मद यूनुस जब बनाए तो केवल इनका जो है सरकार 4 सप्ताह तक रहा, और 4 सप्ताह के बाद क्या हो गया, सरकार इनकी इस्तीफा दे दिया मोहम्मद यूनुस का। और मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था इंडिपेंडेंट पार्टी। कैसे था, इंडिपेंडेंट पार्टी से। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद 20 जुलाई 1937 को फिर से श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जब वो इस्तीफा दे दिए थे मोहम्मद यूनुस, तब 20 जुलाई 1937 को फिर से श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का बिहार में गठन किया गया। और उस समय जो मुख्यमंत्री को कहा जाता था प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है साहब, भले कार्य मुख्यमंत्री का था लेकिन बोला जो जाता था वो प्रधानमंत्री बोला जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, सरकार तो ये बना लिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ कि
भारतीय को बिना पूछे ही द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, शामिल कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने लगी कि भारतीयों को बिना पूछे क्यों शामिल किया गया है। इसके कारण पूरे भारत में जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, सारी सरकारें क्या कर दी थी, इस्तीफा दे दी, जिसके कारण बिहार में भी जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी, ये भी सरकारें क्या कर दी, इस्तीफा दे दी। ऐसा नहीं बात, इस प्रकार से ये इस्तीफा दे दिए। उसके बाद देखिएगा कि श्री कृष्ण सिंह 1922-23 में जो गठित किसान सभा था, 1922-23 में जो किसान सभा का गठन हुआ था मुंगेर में, शाह जुबेर की अध्यक्षता में, उसका जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे साहब, श्री कृष्ण सिंह ही थे। ठीक है साहब, इतना बात को ध्यान में रखना कि जो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह जुबेर के द्वारा किया गया था, मोहम्मद शाह जुबेर के द्वारा किया गया था। तो कई बार पूछा जाएगा कि जो किसान सभा का गठन मुंगेर में हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो क्या याद रखेंगे, शाह मोहम्मद जुबेर, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा साहब। और इन्हें जो है सो किस नाम से जाना जाता है, बिहार केसरी के नाम से, और बिहार के ये प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं साहब। और इनका जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है 2 जनवरी 1946 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक। ठीक है साहब, ये नीतीश कुमार से पहले बिहार के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब जो बिहार के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं वो बन गए हैं नीतीश कुमार बन चुके साहब। ठीक है, चलिए उसके बाद याद रखना है साहब, बिहार से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे साहब, वो भी कौन से थे, श्री कृष्ण सिंह ही थे। ठीक है साहब, इतना बात को याद रखना है। और बिहार से जो किसान आंदोलन चल रहा था, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो मुंगेर से ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है साहब, ये सारे डिस्क्रिप्शन हम लोग पिछले वीडियो में दिए हुए हैं। चलिए अगला देखिएगा साहब है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ साहब 3 दिसंबर 1884 को पुराना सारण, पहले का कौन सा जिला, सारण जिला, और वर्तमान का कौन सा जिला, सिवान जिला। और इनके गांव का क्या नाम है, जीरादेई गांव। कौन सा गांव, जीरादेई गांव। ठीक है साहब, अब देखिएगा साहब, इन्हें 1962 ईस्वी में क्या दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और आपको पता ही है कि संविधान सभा के ये पहले क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और अंतरिम मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था, अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को जो गठित हुआ था, उसमें जो है सो साहब जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे वो कौन थे साहब, वो राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके साथ साथ संविधान सभा का, हाँ अंतरिम मंत्रिमंडल, हाँ, तो संचालन समिति का जो अध्यक्ष, जो संविधान सभा का संचालन समिति था, उसका भी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और राजेंद्र प्रसाद को साहब देश रत्न, आजाद शत्रु और संत राष्ट्रपति के उपनाम से भी जाना जाता है। और इनका जो कार्यकाल रहा साहब राष्ट्रपति के रूप में 1950 से लेकर के 1962 तक रहा, और 1963 में जाकर के इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई साहब। इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, क्लियर है साहब। अगला है साहब कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े, बताइए साहब आंसर क्या होगा। जो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे, तो इनसे कौन जुड़े हुए व्यक्ति थे, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा साहब, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साहब आपका शीलभद्र याजी। क्या हो जाएगा साहब, शीलभद्र याजी हो जाएगा। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े तथा इन्होंने आईएनए से भी जुड़े रहे। और अखिल भारतीय जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब किया गया था, 1939 ईस्वी में किया गया था साहब। ठीक है, और ये लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कौन, शीलभद्र याजी जो हैं ये लंबे समय तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और इसके साथ साथ कांग्रेस समाजवादी, जिसको बोलते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो जयप्रकाश नारायण जो जिसका गठन किए थे, स्थापना किए थे, उनसे भी ये जुड़े हुए थे। कौन, शीलभद्र याजी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुआ, तो 1939 ईस्वी को कब हुआ था, किसके द्वारा साहब, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था साहब। इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, चलिए साहब देखिएगा साहब, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी थी। ये सारे साहब प्रीवियस ईयर का है, सारे सवाल पूछा गया है।
आंसर क्या होगा साहब? सहजानंद सरस्वती। आपको कई बार बताएं कि साहब सहजानंद सरस्वती ये किसान नेता थे, ये किसान थे साहब, तो फिर आप इसको कैसे आंसर कर रहे हैं बताइए? हाँ, ये भी आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल ये भी किसान नेता। कई बार हम लोग 66वीं से अभी तक में इतना बार इनके बारे में बोले हैं, इतना बार बोले हैं कि अगर आप देखते तो आत्मसात हो जाता। आंसर हो जाएगा साहब इसका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। जब असहयोग आंदोलन चला था भारत में 1920-21 में साहब, तो इसमें बिहार के लोगों ने भी भाग लिया। और असहयोग आंदोलन का अर्थ ही होता है कि अंग्रेजों को सहयोग ना करना। ठीक है साहब, अंग्रेजों को सहयोग ना करना। तो जिसके कारण से जो बिहार के बहुत सारे वकील थे, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत को क्या कर दिया? छोड़ दिया, ताकि सरकार को सपोर्ट ना मिले, सरकार का समर्थन नहीं हो पाए। समझ रहे हैं? क्योंकि जो विद्यार्थी है वो क्या करेगा? कॉलेज छोड़ देगा। जो क्या कहते हैं वकील है वो न्यायालय छोड़ देगा। जो मान लीजिए कि टीचर है वो स्कूल छोड़ देगा। तो स्वाभाविक बात है कि सरकार को तो धक्का लगेगा ना। तो इसी प्रकार से यही एक बहिष्कार का जरिया था और बहिष्कार का ये साधन था कि ये सारे लोग वकालत छोड़ रहे थे। और बिहार से केवल राजेंद्र प्रसाद ही नहीं छोड़े थे वकालत, और भी व्यक्ति थे जो चलती हुई वकालत को छोड़ दिए थे। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिएगा साहब कि बिहार से राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महेश प्रसाद सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद सिंह, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, राम दयालु प्रसाद, दीप नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह अपनी चलती हुई वकालत को क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। इतने व्यक्ति थे, और भी व्यक्ति थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी चलती हुई वकालत को छोड़ दिए, जिसमें आपको राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महेश प्रसाद सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद सिंह, मुकुटधारी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, ठीक है साहब, राम दयालु प्रसाद, दीप नारायण और श्री कृष्ण, ये सारे शामिल थे इसमें। ठीक है साहब, तो ये सारे छोड़ दिए थे। तो हो सकता है कि राजेंद्र प्रसाद के अलावा एक दो और ऑप्शन में जोड़ दे किसने किसने छोड़ा, तो उसका आंसर फिर क्या हो जाता? एक से अधिक हो जाता। मान लीजिए उसी में एक ऑप्शन रहता दीप नारायण, तब क्या हो जाता आंसर? एक से अधिक हो जाता साहब। चलिए, असहयोग आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर तथा बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी एवं मोहम्मद साकी ने कॉलेज को छोड़ दिया था। तो कई बार सवाल होगा कि असहयोग आंदोलन के समय किसने पटना लॉ कॉलेज को छोड़ दिया था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? सैयद मोहम्मद शेर। और बिहार नेशनल कॉलेज को किसने छोड़ दिया? अब्दुल बारी और मोहम्मद साकी। ठीक है साहब, यहाँ से भी सवाल पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिहार स्पेशल का सवाल लिमिट होता है। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा साहब, पूरे देश में बिहार और गुजरात दो राज्य केवल ऐसा राज्य था जिसने प्रांतीय सम्मेलन में कांग्रेस के पहले असहयोग प्रस्ताव को क्या कर दिया? पास कर दिया। आपको पता है कि कोलकाता अधिवेशन 1920 में जाकर के कांग्रेस पार्टी जो थी वो असहयोग आंदोलन को क्या की थी? पारित की थी। लेकिन उसके बैठक से पहले, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उससे पहले ही भारत का केवल दो राज्य बिहार और गुजरात था जिनकी प्रांतीय जो समितियां थी वो पहले ही इसको क्या कर दी थी? पास कर दी थी। तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? वकालत छोड़ रहे थे, स्कूल छोड़ रहे थे, और बहुत सारे जो लोग थे वो नए स्कूल की स्थापना भी कर रहे थे, ताकि सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ करके लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भारतीयों के द्वारा खोला जा रहा है उसमें शामिल हो। तो इसी का देखिएगा कि जीता जागता उदाहरण है कि जब 6 फरवरी 1921 को गांधी जी जब आए तो बिहार में विद्यापीठ और राष्ट्रीय महाविद्यालय का क्या किए? उद्घाटन किए। गांधी जी जब 6 फरवरी 1921 को आए थे बिहार, तो बिहार आने के क्रम में बिहार विद्यापीठ और राष्ट्रीय महाविद्यालय का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय असहयोग आंदोलन के समय जो है सो क्या कहते हैं निर्माण किया गया था या बनाया गया था? तो याद रखना है बिहार विद्यापीठ और राष्ट्रीय महाविद्यालय। और बिहार विद्यापीठ का जो कुलपति एवं उप कुलपति जो बनाया गया क्रमशः वो मजरुल हक क्या बने थे? कुलपति बने थे। और उप कुलपति जो बने साहब कौन बने? ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया। ऐसे समझे बात? उसके बाद देखिएगा साहब, राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, इस महाविद्यालय का जो प्राचार्य बनाया गया था, किसे बनाया गया साहब? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इतना पॉइंट हम लोगों को
ध्यान में रखना है, समझ रहे। देखिए एक सवाल है, अगर यहाँ से क्रिएट करे सवाल 10-15 सवाल आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से, इतना फैक्ट यहाँ पर है। लेकिन आप लोग अगर इसको बारीकी से करिएगा तब ना। चलिए साहब अगला देखिएगा साहब, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी कहाँ है साहब? बिहार में होगा। क्या होगा? हाँ आंसर, आंसर हो जाएगा साहब आपका बिहार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था किसके द्वारा साहब? गोपाल के द्वारा करवाया गया था, जो पाल वंश का संस्थापक था साहब। तो यहाँ से कुछ जो फैक्ट है साहब उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा साहब उदंतपुरी, उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित था। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं मठ का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया था। तो पूछा जाएगा ये भी कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंशों के द्वारा किया गया? तो पाल वंश के द्वारा। और पाल वंश का कौन सा शासक किया था? तो गोपाल क्या था, जो पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है साहब। और पाल वंश की जो राजधानी थी साहब वो कहाँ थी? मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। और इसकी जो स्थापना किया गया था साहब, कब किया गया था? 750 ईस्वी में। मतलब पाल वंश की जो स्थापना हुआ था 750 ईस्वी में हुआ था। और पाल शासक जो था, जो भी पाल वंश का था, चाहे गोपाल हो, धर्मपाल हो, समझ रहे हैं, ये सारे जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कई बार सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो है सो पाल वंश का शासक निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? याद रखना है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है ये भी साहब बौद्ध विहार ही था। मतलब बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थल ही था साहब। यहाँ से लोग बौद्ध शिक्षा लिया करते थे यहाँ से। ठीक है। चलिए साहब, गोपाल का जो उत्तराधिकारी था धर्मपाल के द्वारा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 750 ईस्वी में की गई साहब। कब की गई? 750 में की गई थी। और उसके बाद देखिएगा साहब पाल शासक देवपाल, हाँ सॉरी 770, हाँ एक मिनट, ये हो जाएगा साहब, इसकी जो स्थापना हुआ था 770। चलिए साहब अगला जो है कि पाल शासक देवपाल जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा विहार में जो है सो नालंदा विहार बनाने के लिए इन्हें 5 गांव दान में दिया गया। मतलब पाल शासक, जिसका क्या नाम था? पाल शासक नहीं, वो गोपाल नहीं, देवपाल। ये पाल शासक था। मतलब पहले गोपाल हुआ, उसके बाद धर्मपाल हुआ, उसके बाद देवपाल हुआ। तो देवपाल जो था ना साहब, ये 5 गांव नालंदा विहार बनाने के लिए, मतलब नालंदा में विहार मतलब समझते हैं, जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उस स्थल को विहार बोला जाता था। ठीक है साहब। तो वो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो स्थान बनाने के लिए देवपाल क्या किया था? शैलेंद्र वंशी शासक। देखिए जावा का शासक है। जावा कहाँ पड़ता है साहब? इंडोनेशिया के तरफ। इंडोनेशिया में ना जावा द्वीप। तो इंडोनेशिया का जो शासक था, जो जावा द्वीप का शासक था, ये शैलेंद्र वंशी था। किस वंश का था? शैलेंद्र वंश का था। और जिस शासक का क्या नाम था? बालपुत्र देव। क्या नाम था? बालपुत्र देव। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि किसके अनुरोध पर इन्होंने दिया। याद रखना है बालपुत्र देव के अनुरोध पर दिया। और कितना गाँव दिया था साहब? 5 गाँव दिया था। और कौन दिया था साहब? देवपाल दिया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिक, ठीक है, इसका जो है सो उपाधि दिया था। तो याद रखना है कि पाल वंश का कौन सा शासक उत्तरापथ स्वामिनी का जो है सो उपाधि धारण किया था? तो क्या याद रखेंगे हम लोग? धर्मपाल। ठीक है साहब, धर्मपाल याद रखना है। और पाल शासक अतीश दीपांकर तिब्बत में बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। यह भी पाल वंश का शासक था, अतीश दीपांकर। ठीक है साहब। तो याद रखना यहाँ से इतना पॉइंट को, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिहार से संबंधित है और यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है। चलिए साहब अगला, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बताइए कौन हो जाएगा इसका आंसर? ये तो बिल्कुल आसान सा है साहब। आंसर जो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। यहाँ से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है साहब, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं।
बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था साहब, या कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था, सिपहलीदार था। ठीक है साहब। और बख्तियार खिलजी जो है सो 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कर दिया था? आग लगा था। आदमी सही नहीं था, समझ रहे, कट्टरपंथ मुसलमान था, समझ रहे हैं ये। क्योंकि नालंदा क्या कहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के क्षेत्रों में, बिहार शरीफ के क्षेत्रों में, क्योंकि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और बौद्ध धर्म का जो है सो ज़्यादा प्रचार प्रसार था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को, बौद्ध शिक्षा को समाप्त करने के लिए और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल था उस सारे को छत बिछत कर दिया, आग लगा दिया, और वहाँ पर जो है सो इस्लाम धर्म के जो मौलवी लोग थे उनको वहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। ठीक है साहब। और इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया साहब? तोड़ फोड़ कर दिया। मतलब एक भी जो बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था उसको रहने नहीं दिया। और कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाया था तो उसमें इतनी किताबें थी कि 6 माह तक जो है सो ये जलते रहा। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा दोबारा जो है बख्तियार खिलजी 1204 ईस्वी में बंगाल पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और उस समय बंगाल का जो शासक था लक्ष्मण सेन था। और उस समय लक्ष्मण सेन की जो राजधानी हुआ करती थी नादिया हुआ करती थी। कहाँ हुआ करता था? नादिया हुआ करती थी साहब। तो पूछा जाएगा कि जो है सो बख्तियार खिलजी ने नादिया पर कब आक्रमण किया? क्या याद रखेंगे? 1204 ईस्वी में। ठीक है साहब। और बख्तियार खिलजी जो था साहब ये सेनापति था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का साहब ये सेनापति था। ठीक है। बख्तियार जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। एक्चुअली था कि जो ये बख्तियार खिलजी था साहब ये पुअर फैमिली से था, कोई बड़ा धनाढ़ फैमिली से नहीं था। ये अपने बलबूते इतना बड़ा नाम कमाया। ठीक है। और लेकिन था इसका महत्वाकांक्षा बड़ा, बहुत बड़ा। ये शासक बनना चाहता था, समझ रहे, जिसके कारण पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बिना अनुमति के ही बंगाल पर आक्रमण किया था। बाद में जाकर के जब बंगाल का जो है सो क्षेत्र को जीता तब इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की स्वाधीनता जो है सो स्वीकार की थी, समझ रहे हैं, उनकी अधीनता जो है तब जाकर के स्वीकार किया था। ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा साहब बख्तियार खिलजी को उसकी सेनापति जो अली मर्दान था उन्होंने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कहाँ कर दिया साहब? देवकोट में कर दिया था। जब ये बख्तियार खिलजी बंगाल को जीत लिया था तब ये पार करना चाह रहे थे नेपाल को, नेपाल के क्षेत्रों को ये जीतना चाह रहा था, समझ रहे। लेकिन नेपाल के क्षेत्रों को जब जीतना चाह रहा था तो एक क्या कहते हैं नदी में इसकी सेना डूब गई थी। मतलब पूरी सेना जो है ना जंप कर गई, जिसके कारण केवल इसके पास 100 सेना बचा था, समझ रहे, 100 सेना बचा था, जिसके कारण और ये खुद बीमार हो गया था, जिसके कारण ये क्या हो गया कि जो नेपाल का जो अभियान था इसको ये रोक दिया था। जब रोक दिया था ना तो रोकने के बाद हुआ क्या था कि बीमार था, बीमार अवस्था में ही इसको कोई पूछने वाला नहीं था, समझ रहे, इतना बीमार हो गया। अंत में एक इसका सेनापति था जिसका नाम था अली मर्दान, ये उससे पूछने के लिए गया था, उसका सलाह लेने के लिए, और उसके बाद जो ही सलाह सारे हाल चाल पूछ लिया और उसके बाद एक चादर ओढ़ा दिया, बढ़िया से गला काट दिया। ठीक है साहब। चलिए, और जब ये मरा साहब तो इसे बिहार शरीफ के इमादपुर गांव में दफनाया गया। बिहार शरीफ के इमादपुर गांव में दफनाया गया। आप जो बख्तियारपुर शहर जो देखते हैं साहब इसी के द्वारा बसाया गया है। ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, आंसर क्या है साहब? यहां पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, नान्यदेव। आंसर क्या होगा साहब इसका? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा साहब नान्यदेव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? नान्यदेव हो जाएगा साहब। कई बार सवाल ये रिपीट हुआ है। चलिए साहब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कर्नाट वंश को। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो थे साहब नान्यदेव, और इसकी स्थापना जो ही कर्नाट वंश का वो जो हुआ 1097 ईस्वी में, 1097 ईस्वी में। और जो कर्नाट वंश का था, इस वंश का जो क्षेत्र था वो मिथिला के क्षेत्रों में, जो वर्तमान में दरभंगा वगैरह है, तिरहुत का जो क्षेत्र है, वो सारे जो क्षेत्र हुआ करता था वो कर्नाट वंश का हुआ करता था। और कर्नाट वंश का संस्थापक कौन? नान्यदेव। आ रहा समझ में बात? उसके बाद देखिएगा साहब, पाल वंश के पतन के बाद तिरहुत यानी मिथिला के क्षेत्रों में किस वंश का उदय हुआ था? कर्नाट वंश का उदय हुआ था साहब। जब पाल वंश का समाप्ति हो गई, पाल वंश पतन हो गया, तब मिथिला के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया जिसका नाम था कर्नाट वंश। और इसका जो है सो कर्नाट वंश का जो स्थापना किया था वो कौन किया था? नान्यदेव क्या था साहब। ठीक है। चलिए, और इसकी जो राजधानी थी साहब कहाँ थे?
सिमरावगढ़ जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता, अब जो है सिमरावगढ़ ये कहाँ चला गया, नेपाल का क्षेत्र है साहब। बख्तियार खिलजी बंगाल अभियान कर्नाट शासक नरसिंह देव के समय में हुआ और उसे नजराना देकर के वो क्या किया, संतुष्ट किया। मतलब बख्तियार खिलजी जब बंगाल अभियान पे आया था ना साहब, तो कर्मनाशा नदी को जब पार किया तो सबसे पहले कर्मनाशा नदी को अगर पार किया तो वो आ रहा था क्या कहते हैं, इधर से ही मिथिला के क्षेत्रों से। लेकिन मिथिला के क्षेत्रों में जो कर्नाट शासक था जिसका नाम था नरसिंह देव, ये क्या किया कि घूस दिया उसको। हट जाना मतलब क्या, नजराना मतलब क्या हुआ, घूस देना, कि आप हमें छोड़ दीजिए, आपको जो भी चाहिए वो हम आपको रिश्वत दे देते हैं। तो ये बख्तियार खिलजी को क्या कर दिया, रिश्वत दे दिया, ठीक है साहब। जिसके कारण ये उन क्षेत्रों को छोड़ करके ये बंगाल अभियान पे चला गया। उसके बाद देखिएगा साहब कर्नाट, थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, कर्नाट शासक हरि सिंह देव के समय, हरि सिंह देव, देखिए नरसिंह देव के समय कौन किया है, बख्तियार खिलजी, और जबकि हरि सिंह देव के समय कौन क्या कहते हैं, हरि सिंह देव के समय कौन किया है, गयासुद्दीन तुगलक। और ये आक्रमण जो किया था 1324-25 ईस्वी में, 1324-25 ईस्वी में। और इसके डर से, क्योंकि गयासुद्दीन जो तुगलक था, जब इन्होंने अपनी सेना भेजी तो सेना भेजने के बाद क्या हुआ कि हरि सिंह देव जो था ये डर गया, और डरने के कारण क्या हो गया कि तुर्क सेना का ये सामना नहीं कर पाया और ये भाग गया कहाँ, नेपाल भाग गया। कहाँ भाग गया, हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गया, ठीक है साहब। और जिसके कारण इसका जो है सो कर्नाट वंश का क्या हो गया, 1378 ईस्वी तक धीरे धीरे करके ये समाप्त हो गया। और कर्नाट वंश जब समाप्त हुआ तब मिथिला के क्षेत्रों में, यानी मिथिला का जो क्षेत्र है तिरहुत का क्षेत्र, वहाँ पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिस राजवंश का क्या नाम था, ओइनवार राजवंश। कौन सा राजवंश, ओइनवार राजवंश, याद रखिएगा साहब। और कर्नाट वंश का सबसे अधिक जो इतिहास मिलता है कहीं पर, तो वो मिलता है साहब विद्यापति की जो रचित किताबें हैं कृतिमाला, उसमें साहब आपको मिलेगा। आया समझ बात। चलिए साहब, इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है साहब। चलिए, नालंदा बिहार का विध्वंस क्या था, देख रहे हैं। एक ही जो है सो एग्जाम में एक ही टॉपिक से एक ही व्यक्ति के बारे में 2 बार सवाल किया गया। चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा साहब। इसका आंसर बख्तियार खिलजी हो जाएगा। तो बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत हम तो देख ही लिए, तो अब बचा हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा साहब कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसका जो कार्यकाल रहा साहब 1296 से लेकर के 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए खिलजी वंश का पहला जो शासक था वो कौन था, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी यह 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया था। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किया था। लेकिन 1296 में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या कर दिया, जलालुद्दीन की हत्या करके। जबकि ये जो था ना अलाउद्दीन खिलजी, उसका भतीजा और दामाद दोनों था, भतीजा और दामाद दोनों था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी, किसका, जलालुद्दीन खिलजी का। और इसका बचपन का जो नाम था वो था अली या गुरसुप। क्या नाम था, अली या गुरसुप नाम था, ठीक है। और ये उसको मार करके, जलालुद्दीन को मार करके, तब ये जो है ना अली या गुरसुप, ये जो है सो गद्दी पर बैठा और किस नाम से जाना जाने लगा, अलाउद्दीन खिलजी। और याद रखिएगा साहब, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना बड़ा स्ट्रिक्ट शासक था साहब, समझ रहे। इन्होंने सबसे पहले घोड़ा दागने की प्रथा चालू किया। घोड़ा दागने का मतलब समझ रहे, घोड़ा पर एक सिंबल लगाने की प्रथा। क्योंकि जब भी युद्ध होता था तो उस युद्ध में ना जो अच्छा घोड़ा होता था वो खो जाया करता था, समझ रहे। तो इसी वजह से वो घोड़ा खोए नहीं, घोड़ा की पहचान हो पाए, इसी वजह से अपने घोड़ों पर क्या करने लगा, ये घोड़ा को दागने की प्रथा, मतलब उस पर सिंबल लगाने का, चिन्ह लगाने का तरीका इन्होंने शुरू कर दिया। उसके साथ साथ सैनिकों की हुलिया लिखने की जो है सो प्रक्रिया भी शुरू किया। हुलिया लिखने का मतलब समझ रहे, जिस तरह से हम लोग पहले सेना भर्ती होता था तो कोई बायोडाटा नहीं लिया जाता था, अब पूरी तरह से बायोडाटा लिया जाता था कि कौन सेना है, नहीं है, कहाँ घर है, ये सारे बायोडाटा, इसी को बोलते हैं हम लोग हुलिया लिखना, ठीक है साहब। और इसके साथ साथ तो याद रखना कि घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू किया, तो याद रखना है अलाउद्दीन
खिलजी ने किया। और इसके साथ साथ साहब याद रखना है कि सबसे बड़ा जो है सो इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है वो है इसमें बाजार मूल्य नियंत्रण। मतलब बाजार जो था ना, बाजार नीति सबसे ज़्यादा इसकी मजबूत थी। मतलब कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी दुकानदार अगर जितना मान लीजिए कि सामान कम तोलता है तो उसके शरीर से उतना मांस काट लेता था। ये समझ रहे हैं? 1 किलो कम तोला तो 1 किलो मांस लाओ शरीर से काट के, समझ रहे हैं? अब बेसी कैसे दे सकता है? कोई दुकानदार ज़्यादा दे नहीं सकता है, समझ रहे हैं? चलिए आया समझे बात। तो इसीलिए करके इसकी बाजार नीति बहुत मजबूत थी, क्योंकि जब मांस कटेगा साहब, एक दिन बेईमानी करेगा तो 1 दिन मांस, 2 दिन का बेईमानी करेगा 2 kg मांस, तो बेईमानी करेगा, अंत में पता चलेगा कि उसका तो सामान नहीं बेच पाया, उसका मांस से बिक गया, है कि नहीं साहब? इसी वजह से। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उत्तर भारत में तो इन्होंने पूरा साम्राज्य विस्तारित कर ही लिया था, तो दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अपने सेनापति किसको भेजा था साहब? मलिक काफूर को भेजा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम दिया गया था दीवाने मुक्तराज। क्या नाम दिया गया? दीवाने मुक्तराज। और ये दीवाने जो मुक्तराज था साहब, ये वित्त विभाग की संस्था थी। किस विभाग की संस्था थी? वित्त विभाग की साहब संस्था थी। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए चलिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? अब देखिए, देख रहे हैं, एक ही वंश और 2 सवाल, देख रहे हैं ना? तो आंसर क्या आ जाएगा साहब? हरि सिंह। क्योंकि आपको पता है कि वो भाग गया था कहाँ? नेपाल भाग गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरि सिंह हो जाएगा साहब। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरि सिंह। चलिए देख लीजिए कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन? हरि सिंह देव था। और कर्नाट वंश के समय साहब, कर्नाट वंश के समय मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि मिथिला जो क्षेत्र था वो उस समय ज़्यादा समृद्धशाली हो चुका था। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता था? मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता था। और कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। देख रहे हैं ना, एक ही बार में हम लोग इतना रिपीट कर रहे हैं। अब फिर भी अगर नहीं आपको याद रहेगा तो फिर हम लोग का गलती नहीं है साहब, गलती आपका है। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है साहब? बताइए आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा साहब, आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। आंसर जो हो जाएगा साहब चंदेश्वर हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि राजनीतिक रत्नाकर के जो लेखक हैं वो कौन है साहब? चंदेश्वर हैं। और इसके जो चंदेश्वर थे साहब, ये मिथिला राजा के क्या थे? मंत्री पद पर ये सुशोभित थे। ठीक है साहब। और इसके साथ साथ देखिएगा कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वरुण रत्नाकर था। आप ऑप्शन में देखे थे ना, ज्योतिश्वर लिखा हुआ था। तो ज्योतिश्वर जो लिखे थे ये लिखे थे कौन सा? वरुण रत्नाकर। जबकि जो है चंदेश्वर लिखे थे राजनीतिक रत्नाकर। ठीक है साहब, दोनों सेम पुस्तक है। इसी तरह से ऑप्शन सेट किया गया है ताकि आप जो है ना वहाँ पे गलती करिए। ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑप्शन में दिया था विद्यापति के द्वारा। तो विद्यापति का पुस्तक हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि पदावली है, कीर्तिमाला है, कीर्ति पताका है। ठीक है, ये सारे पुस्तक उनकी है। और विद्यापति को मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है साहब। और आपको पता है कि वर्तमान में दरभंगा जो हवाई अड्डा है, दरभंगा हवाई अड्डा, इसका नाम जो कर दिया गया विद्यापति हवाई अड्डा। विद्यापति हवाई अड्डा कर दिया गया इन्हीं के नाम पे साहब। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए हाँ, तो चलिए साहब, अगला जो है साहब, अगला है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है साहब? बताइए इसका आंसर क्या होगा साहब? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मौलिक कवि। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा साहब मौलिक कवि। और कुछ ज़्यादा इससे पॉइंट है नहीं सब, बस इतना याद रखना है कि उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौलिक कवि हैं। और बागसी एवं उद्वंत विनोद की भी रचना इन्हीं के द्वारा किया गया। पूरा इसका नाम है उद्वंत विनोद। एक देखिए, एक किताब है उद्वंत विनोद, एक है आपका उद्वंत प्रकाश, और एक है आपका बागसी। ये सारी पुस्तक किनका है? मौलिक कवि का। ठीक है साहब, इतना पॉइंट याद रखना। 2-3 किताबें इनका था। चलिए साहब, अगला है साहब कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किस से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? आंसर क्या होगा साहब? आंसर हो जाएगा साहब त्रिवेणी नहर। आंसर क्या हो जाएगा?
त्रिवेणी नहर हो जाएगा। और त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाला गया साहब? तो सबको पता है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाला गया है। और इसका जो लाभ मिलता है वो पश्चिमी चंपारण को मिलता है। किसको मिलता है? पश्चिमी चंपारण को मिलता है साहब। ये पिछले क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं यहाँ से कि त्रिवेणी नहर गंडक के बाएं तट से कब निकाला गया था? 1909 ईस्वी में निकाला गया था साहब। और इससे चंपारण के लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि की क्या होती है? सिंचाई होती है। इसके अलावा देखिएगा साहब, त्यूर एवं ढाका नहर जो है सो ललबगिया एवं त्यूर नदी से निकाला गया है। ललबगिया एवं त्यूर नदी से निकाला गया है साहब। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ साथ याद रखना है कि इससे पूर्वी चंपारण के 25,000 हेक्टेयर की भूमि क्या होती है? सिंचित किया जाता है। जहां त्रिवेणी नहर से चंपारण के हम लोग 1 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचाई करते हैं, वहीं हम लोग त्यूर एवं ढाका नहर से 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई जो है सो पूर्वी चंपारण में करते हैं साहब। और इसके अलावा आपको पता है कि कोसी नदी से पूर्वी कोसी नहर निकाला गया है और पश्चिमी कोसी नहर निकाला गया। और पश्चिमी कोसी नहर का ही हिस्सा है कौन सा? राजपुर नहर। कौन सा नहर? राजपुर नहर। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है साहब। तो कई बार पूछा जाएगा कि राजपुर नहर किन नदियों से निकाला गया है, तो याद रखेंगे हम लोग कोसी नदी से। चलिए अगला है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? बताइए। देखिए सबसे पहला नंबर, तो ये सवाल हम इस ढंग का सवाल कई बार डायग्राम बना करके बिहार स्पेशल भी जो पिछला सेट करवाए हैं उसमें हम लोग करवाए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि आप लोग तो सारे चीज़ देख ही लेते हैं, सबसे बड़ा ये बात है ना। चलिए क्या हुआ? हाँ बिल्कुल। चलिए साहब, देखिए क्या बोला आपको? उत्तर पश्चिम। तो बताइए उत्तर पश्चिम का क्षेत्र कौन सा होगा? ये होगा ना साहब। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र अगर ये हुआ तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पर कौन सा पहाड़ी अवस्थित है? आपको पता होगा कौन सा? सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ी। तो आंसर कौन होगा? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, यही ना होगा साहब। हम लोग कई बार चर्चा किए हुए इसके बारे में। चलिए अगला देखिएगा साहब, इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट देख लीजिए कि क्योंकि इसमें दिया हुआ था ऑप्शन रोहतास का पठार वगैरह, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा कि कैमूर या रोहतास पठार का जो निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और इसका जो विस्तार है साहब 483 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा है इसका, रोहतास पठार का। और ये जो है रोहतास पठार साहब सबसे अधिक चूना पत्थर के लिए, पायराइट्स के लिए और बलुआ पत्थर के लिए साहब प्रसिद्ध है। ठीक है साहब, बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को याद रखेंगे। और इस भाग का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? रोहतासगढ़ का पठार। मतलब जो कैमूर का पठार या रोहतास का जो पठार है उसका जो हिस्सा है एक, जिसका नाम है रोहतासगढ़ का पठार, वो सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। आ रहा समझ में बात? चलिए साहब, इसके अलावा देखिएगा साहब कि आपको कई बार सवाल पूछा जाता है कि रोहतास पठार निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो याद रखना है यह विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है, क्योंकि विंध्याचल श्रेणी जो है साहब गुजरात के जोबाड़ पर्वत से लेकर के, जोबाड़ के पास से लेकर के बिहार का जो सासाराम है वहाँ तक जो विस्तारित जो भी पहाड़ पर्वत मिलता है आपको, वो सारे जो है विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। और इसका जो चट्टान निर्मित हुआ है वो विंध्याचल चट्टान के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है साहब। चलिए, और इसका जो निर्माण हुआ है किसका? रोहतास पठार का। किस क्रम की चट्टाने से हुआ है? विंध्याचल क्रम की चट्टाने से हुई है साहब। अब बात आई थी अभी आपको सोमेश्वर की श्रेणी, तो आपको पता है कि सोमेश्वर की श्रेणी किधर अवस्थित है? उत्तर पश्चिम की श्रेणी। और उत्तर पश्चिम की जो श्रेणी है किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है साहब। उत्तर पश्चिम की जो श्रेणी है ये हिस्सा किसका है? शिवालिक का हिस्सा है। और इसका विस्तार जो है साहब पश्चिमी चंपारण में, और कितना किलोमीटर का? 932 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है साहब, किलोमीटर स्क्वायर में ये विस्तारित है। और ये जो आप देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम की श्रेणी, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो भाग है रामनगर दून श्रेणी, दूसरा है आपका हरहा घाटी या बोलते हैं दून की घाटी, और तीसरा जो भाग है इसका सोमेश्वर की श्रेणी। मतलब जो उत्तर पश्चिमी जो शिवालिक का हिस्सा है ना, उसको 3 श्रेणी में हम लोग बांटे हुए हैं।
क्योंकि अलग अलग विस्तारित है, इसी वजह से अलग अलग नाम दिया गया है। एक हो गया आपका सोमेश्वर की श्रेणी, एक हो गया आपका हरहारा की श्रेणी, और एक हो गया आपका कौन सा, रामनगर दून की श्रेणी। ऐसा समझे बात। तो इस प्रकार से इसको हम लोग 3 भाग बांट करके पढ़ते हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट हम लोगों का हो जाएगा तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? हाँ बताइए साहब, आंसर क्या होगा? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर जो हो जाएगा साहब, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये साहब महानदी की सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है साहब। यहाँ से कुछ फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा साहब, तेल जो नदी है, तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है उसी जिला में इसका उद्गम स्थल है। और ये महानदी की क्या है, ये सहायक नदी है। और महानदी आपको पता है कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के समीप से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के समीप से निकलती है। और ये उसी महानदी की ये क्या है, सहायक नदी है, तेल नदी। अब बात आई, देखिए बागमती ऑप्शन में दिया हुआ था, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है कि बागमती की जो कुल लंबाई है 586 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम स्थल है साहब महाभारत की श्रेणी। और महाभारत की श्रेणी कहाँ है साहब? तो ये नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है साहब, ठीक है। और इसका जो मुहाना है, मुहाना मतलब जहाँ जाकर के ये मिलती है, तो ये जो है बागमती साहब कोसी में जाकर के मिल जाती है। किस स्थान पर? बरने स्थान पर, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है आपका लाखनदेही, जमुने, ललबकिया, जिस पर अभी हम लोग पढ़े थे, तौर, और जो है सो ढाका नहर जिससे निकाला गया था, ठीक है, ललबगिया। और आपको याद होना चाहिए कि बागमती नदी के किनारे ही नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ठीक है साहब। उसके बाद अगर आगे देखिए हम लोग, क्या हुआ, चलिए आगे देखिएगा कि गंडक की जो कुल लंबाई है कितना है साहब? 425 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ है? अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी। और अन्नपूर्णा जो पर्वत श्रेणी है साहब ये कहाँ है? नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है साहब। और बिहार में प्रवेश जो होता है गंडक नदी का वो कहाँ होता है साहब? वाल्मीकि नगर, चंपारण के वाल्मीकि नगर के समीप भैंसा लोटन जगह का नाम है। क्या नाम है? भैंसा होगा, भैंसा लोटन, ठीक है। भैंसा लोटन नामक स्थान पर कई बार सवाल पूछा जाता है कि गंडक का प्रवेश बिहार में पश्चिमी चंपारण के किस स्थान पर होता है? तो याद रखना भैंसा लोटन नामक स्थान पर। किस नदी का? गंडक का। चलिए, और यूपी के क्षेत्रों में साहब इसे सदानीरा के नाम से जाना जाता है, इसे सदानीरा के नाम से जाना जाता है। जबकि नेपाल में इसे शालिग्रामी के नाम से, किस नाम से? शालिग्रामी के नाम से, क्योंकि गंडक नदी में ना गोल गोल टाइप का पत्थर पाया जाता है, समझ रहे? और उस गोल पत्थर को ना शालिग्राम बोला जाता है नेपाल में, और इसी वजह से इस नदी का भी नाम रख दिया गया शालिग्रामी। आए समझ बात? चलिए, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है साहब त्रिशूल गंगा। कौन सा है साहब? त्रिशूल गंगा इसकी सहायक नदी है। उसके बाद देखिएगा अगला साहब घाघरा नदी। घाघरा नदी की जो लंबाई है साहब 1080 किलोमीटर, और इसे सरयू के नाम से यूपी में जाना जाता है। किसके नाम से? सरयू के नाम से। और पता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। और इसका जो उद्गम स्थल है साहब कहाँ है? मापचाचुंग ग्लेशियर है, मापचाचुंग ग्लेशियर है। और इसका जो घाघरा नदी का निर्माण हुआ है 2 नदियों की जलधारा से, एक आती है आपकी शिखा और एक नदी आती है करनाली, एक आती है करनाली। दोनों जब मिलती है तब बनती है ये घाघरा। क्या बनती है? घाघरा नदी। आज समझे बात? उसके बाद अगला देखिएगा साहब कि इसकी जो सहायक नदी है वो है साहब राप्ती। क्या नाम है इसका? राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। छोटी गंडकी और कुवान ये सारी इसकी सहायक नदी है। और छपरा के समीप ये गंडक नदी क्या करती है कि गंगा में जाकर के विलय कर जाती है। क्लियर है साहब? तो गंडक नदी कहाँ मिलती है, सॉरी घाघरा नदी कहाँ जाकर के मिलती है? छपरा के समीप। चलिए साहब, नेक्स्ट है हम लोगों का निम्नलिखित जिलों में से 2001 से लेकर के 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की गई? बताइए आंसर क्या हो जाएगा साहब? किशनगंज सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात ये कर रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा साहब मधेपुरा। आंसर होगा साहब इसका मधेपुरा होगा साहब, आंसर हो जाएगा इसका मधेपुरा। चलिए साहब, इससे जुड़ा हुआ कुछ देख लेते हैं हम लोग।
कि दशकीय वृद्धि सर्वाधिक जो है कहाँ पर है साहब, मधेपुरा में 31.2, किशनगंज में कितना है 30.40, ठीक है साहब, ये सेकेंड स्थान पर। और बिहार का क्या बोले, हाँ 1 से 11 का मतलब ही वही हुआ ना। देखिए सवाल कई बार आपसे ऐसा पूछेगा ना कि आप केयर ही नहीं कर पाइएगा। चलिए साहब, बिहार का जो दशकीय वृद्धि, कई बार सवाल ये पूछा गया है, बिहार का जो दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि मतलब समझते हैं कि 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ा है उसका प्रतिशत, तो वो रहा 25.4%, 25.4%, ये साहब 64वीं में भी पूछा गया है। और दशकीय वृद्धि में जो बिहार का स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा, तीसरा स्थान रहा। कौन सा स्थान, तीसरा स्थान रहा। चलिए साहब, नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा साहब, आंसर जो हो जाएगा इसका भागलपुर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। चलिए साहब, थोड़ा तेजी में कर लेते हैं हम लोग कि भागलपुर में मलवरी, तसर, इरी एवं मूंगा नामक सिल्क का क्या होता है, उत्पादन होता है। और रेशम के उत्पादन में पूरे भारत में जो पहला स्थान पर है वो कौन है साहब, कर्नाटक है। जबकि पूरे दुनिया की बात करें तो पूरे दुनिया में जो पहला स्थान पर है वो है आपका चीन। और रेशम पालन का जो रेशम के कीटों का जो पालन होता है उसका जो अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है साहब। चलिए अगला होगा साहब कि निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है साहब। आंसर क्या होगा साहब, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है साहब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साहब, आंसर हो जाएगा इसका मोकामा। आंसर हो जाएगा साहब मोकामा, ठीक है साहब। अब देखिएगा साहब, आंसर मोकामा हो जाएगा तो और भी चीज़ें कहाँ कहाँ है। मोकामा में भारत वैगन इंजीनियर लिमिटेड की स्थापना 4 दिसंबर 1978 की हुई थी। ये तो यहाँ पर रेलवे का वैगन बनाया जाता है और इसके साथ साथ रेल का जो पहिया बनाया जाता है, रेल पहिया कारखाना, वो साहब कहाँ, बिहार के छपरा में। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, ये कहाँ है साहब, हरनौत कहाँ पड़ता है, नालंदा में। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, मतलब जो विद्युत पर इंजन चलता है उसका जो कारखाना कहाँ है साहब, मधेपुरा में। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का जो इंजन बन रहा है, कहाँ बन रहा है, मढ़ौरा में। कहाँ, मढ़ौरा कहाँ साहब, छपरा में, ठीक है। और नेशनल जूट मिल, ये कहाँ साहब, कटिहार में। और रेल इंजन मरम्मत कारखाना, ये कहाँ है साहब, जमालपुर में। और बिहार स्कूटर्स लिमिटेड जो कंपनी है ये फतुहा में, पटना में साहब, ठीक है। इतना पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सारे जितना भी शब्द लिखा गया है इस डिस्क्रिप्शन में, हर एक शब्द और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है साहब, खास करके बीपीएससी के लिए। इसीलिए करके इस सबको आत्मसात कर लेना, आपके कहने से क्या। चलिए देखिए, आप रेलवे में देखते होंगे नीचे की तरफ जो स्प्रिंग के जैसा लगा हुआ होता है, वही हुआ। चलिए, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, बताइए। छपरा और गोपालगंज को कौन जोड़ेगा, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा साहब, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा, 85। राष्ट्रीय राजमार्ग 85 हो जाएगा साहब। चलिए साहब, राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमशः 85 छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कई बार सवाल आएगा कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, क्या बोलेंगे हम लोग, NH 31 जो आप सामने में देख रहे हैं, ठीक है, अपने बगल से ही गुजर रहा है बेगूसराय से, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि NH 31 सबसे लंबा है। और तथा सबसे छोटा पूछेगा बिहार में तो 133 का बी। तो कई जो राजमार्ग है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पूछा जाएगा कौन कहाँ से कितना दूरी तक है, तो याद रखिएगा। क्या हुआ, और ट्रैफिक चौक से, हाँ चलिए। NH 77 ये जो है सो हाजीपुर से कहाँ तक जाता है, सोनवर्षा तक, और इसकी लंबाई कितना है, 142 किलोमीटर। NH 84 आरा से बक्सर कितना किलोमीटर, 66 किलोमीटर। और NH 85 ये छपरा से गोपालगंज अभी पढ़े और लंबाई कितना है,
45 का, और NH 80 मोकामा से फरक्का लंबाई कितना है 310। चलिए साहब, इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, 55-56। आपको पता है कि 1857 की क्रांति से पहले बिहार में यही जनजातीय आंदोलन चल रहा था, संथाल विद्रोह। तो चलिए साहब, यहाँ से थोड़ा सा कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह 1885 से लेकर के 1855 से लेकर के 1856 तक चला। और ये जो है सो साहब विद्रोह भागलपुर एवं राजमहल के क्षेत्रों में चला था। और इसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो जो है सो सिंधु, कान्हू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे। ये चारों भाई कर रहे थे साहब। और इनके पिता का जो नाम था वो था चुन्नू मांझी। क्या नाम था, चुन्नू मांझू था। और चूंकि यह आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य कारण था कि आदिवासी का जो जंगल था और उसका जो जमीन था उस पर अंग्रेजों का अतिक्रमण करना, दखल करना, सबसे बड़ा कारण ये था। और उसके साथ साथ जो जनजाति लोग थे उसकी जो सांस्कृतिक और पारंपरिक जो क्या कहिएगा कि जो धर्म, हाँ सही बात है, कि जो धार्मिक चीज़ें था उसमें वो हस्तक्षेप क्या करता था, जिसके कारण ये सारे विद्रोह हुआ। और ये जो सिद्धू कान्हू थे साहब, ये किस गांव के रहने वाले थे, भोगनाडीह के रहने वाले थे। और बाद में जाकर के अंग्रेजों ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। और दमन के क्रम में चांद और भैरव को गोली मार दिया गया। चांद और भैरव को गोली मार दिया गया, जबकि सिद्धू और कान्हू को बरहत के समीप क्या कर दिया गया साहब, फांसी दे दिया गया साहब। ठीक है साहब। तो चलिए आज का जो है सो हम लोग का 60 से 62 में बिहार स्पेशल इतना ही सवाल था। हम लोग अगले सेशन में अब मिलेंगे। हाँ।